हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। मैं आपका बायोलॉजी टीचर अंकित खासा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर एक और नई वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सब जानते हैं, वन शॉट का हमारा पूरा कंटेंट YouTube पर आ चुका है। आज हमारा लास्ट टॉपिक यानी ये लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर हमारा बचता है, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी कितनी है हमारी इंडिया में, वर्ल्ड में, कंजर्व कैसे करते हैं, क्यों कंजर्व करते हैं उसको, और कितना उसका नुकसान हो चुका और कैसे कैसे उसका नुकसान होता है। ये सारे के सारे टॉपिक इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर बिल्कुल एक्सप्लेन में, शॉर्ट में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। रिवीजन के लिए ये वीडियो आपकी रहने वाली है। नीट के रिगार्डिंग और बोर्ड क्लासेस के रिगार्डिंग आपका बिल्कुल एक्सप्लेन वीडियो 11th और 12th की आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। तो आज की हमारी वीडियो बेटा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है बेटा? बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन क्या है, कैसे उसको कंजर्व करना है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है लिविंग्स की विभिन्नता, कि हमारे जो सराउंडिंग में लिविंग्स पाए जाते हैं ना, हमारे जो आसपास सराउंडिंग में नेचर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी कितनी अलग अलग तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं। डाइवर्स वर्जन जो है ना उनके, वो सभी डाइवर्सिटी कहलाते हैं कि सराउंडिंग में कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारी धरती पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और अगर हम देखा हमारा ट्रॉपिकल रीजन जो है ना, उस पर डाइवर्सिटी और भी बहुत ज्यादा है, जो रिलेटेड दूसरे रीजन है हमारी अर्थ पर। जैसे अगर हम देखा बेटा, हमारी जो अर्थ पर जो नॉर्थ ग्लेशियर है ना, और जो साउथ ग्लेशियर है, और बीच में हमारा क्या है, इक्वेटर लाइन है। तो इस इक्वेटर के आसपास ये वाले जो रीजन है ना, इसमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इसके रीजन में बेटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहां पर इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिक रीजन। तो इस ट्रॉपिक रीजन में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि सबसे पहला रीजन तो बेटा इस एरिया में सनलाइट सबसे ज्यादा है और डायरेक्ट हमारी अर्थ पर पहुंचती है। हमारी अर्थ पर सबसे ज्यादा सनलाइट और सबसे ज्यादा वाइड एरिया और डायरेक्टली जो सनलाइट पहुंचती है, वो ये रीजन है, ट्रॉपिक रीजन है। इस पर सनलाइट डायरेक्टली पहुंचती है, और जहां पर सनलाइट की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, वहां पर फोटोसिंथेसिस भी होगा। और फोटोसिंथेसिस प्राइमरी प्रोड्यूसर करते हैं। जहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स ज्यादा होंगे, वह ऑक्सीजन भी अवेलेबल ज्यादा होगी, सर्वाइवल कंडीशंस ज्यादा होंगी, फूड ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, बायोमास ज्यादा होगा। तो इनकी वजह से फिर यहाँ पर बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म भी ज्यादा है। दूसरा रीजन क्या है इसका, यहाँ पर डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, ये अनडिस्टर्ब्ड है। लंबे समय से ये अनडिस्टर्ब्ड रीजन है बेटा। अगर किसी चीज को काफी लंबे समय से डिस्टरबेंस वहां पर नहीं होंगे। डिस्टरबेंस का मतलब क्या बेटा? नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल नेचुरल जो डिस्टरबेंस होते हैं। जैसे ग्लेशियर पर क्या, ग्लेशियर मेल्ट होते रहते हैं, फ्रीज होते रहते हैं, मेल्ट होते रहते हैं, फ्रीज होते रहते हैं। कभी आइस एज आ गई, कभी ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो गई, तो इनमें चेंजेस ज्यादा रहते हैं, डिस्टरबेंस नेचर का ज्यादा रहता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर डिस्टरबेंस नहीं है। लेस डिस्टरबेंस की वजह से क्या है, यहाँ पर डाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है, सनलाइट की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर यहाँ पर ज्यादा है। इसलिए क्या है, ये रीजन वो है जहां पर डाइवर्सिटी मैक्सिमम है। अब अगर हम देखें टाइप्स, डाइवर्सिटी को कितने तरीके से स्टडी किया जा सकता है, तो तीन मेन डाइवर्सिटी हमारे पास। सबसे पहली बेटा जेनेटिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिकल डाइवर्सिटी का मतलब है जीन के बेसिस पर जो डाइवर्जन आया है ना, वो जेनेटिकल डाइवर्सिटी है। जीन के बेसिस पर कैसे? जैसे हमारे जीन में अगर वेरिएशन आता है, तो आगे जाकर नई स्पीसीज बनेगी। तो एक स्पेसिफिक जीन के अंदर जो वेरिएशन से नई स्पीसीज बनती है, जैसे अगर मैं बात करूं राइस है, इसमें क्या है बेटा, वेरिएशन इन जीन। ये जेनेटिकल डाइवर्सिटी है। जैसे राइस की अगर मैं बात करूं,
लगभग लगभग 50,000 टाइप्स जो है ना राइस के अकेले इन इंडिया है बेटा। हमारे इंडिया में अकेला 50,000 तरह का राइस मिलता है, जैसे बासमती मिलता है वैसे ही अलग अलग तरह के गोल्डन राइस की अगर मैं बात करूं तो 50,000 तरह के स्ट्रेन्स क्या पाए जाते हैं अकेले राइस के हैं। ह्यूमन की अगर बात करूं जैसे निग्रोज हैं, रेड इंडियंस हैं, वैसे ही फिर जो जैपनीज है और चाइना वाली इनका इनका अलग रेसा है। फिर जो अमेरिका के अंदर जाते हैं व्हाइट इंडियंस, रेड इंडियंस, ये अलग अलग रेसे हैं बेटा। अफ्रीकन हैं, ये अलग अलग रेशे हैं। तो ये जीन के अंदर वेरिएशन है कि एक जीन के अंदर कितना सारा वेरिएशन है। इस तरह की वेराइटी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकल डाइवर्सिटी। वैसे ही जैसे मैंगो की अगर मैं बात करूं, अकेला इंडिया के अंदर 5,000 तरह का क्या मिलता है, मैंगो। तो ये डाइवर्सिटी किसके अंदर बेटा, एक जीन के अंदर डाइवर्सिटी है, जेनेटिकल डाइवर्सिटी। दूसरी अगर मैं डाइवर्सिटी की बात करता हूं, दूसरी डाइवर्सिटी है बेटा हमारी स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज के अंदर भी डाइवर्सिटी है। स्पीसीज के अंदर डाइवर्सिटी, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से अलग है। वैसे ही हमारी धरती पर लाखों तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं। स्पीसीज की डाइवर्सिटी जैसे वेस्टर्न घाट, डाइवर्सिटी इन स्पीसीज। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जो वेस्टर्न घाट है ना बेटा, वहां पर मैक्सिमम स्पीसीज है, वो एक हॉटस्पॉट रीजन है। हिमालयाज रीजन है, वो एक हॉटस्पॉट रीजन है। वैसे ही हमारा जो श्रीलंका है वो भी क्या है, एक हॉटस्पॉट रीजन है। तो ये क्या है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्पीसीज बहुत ज्यादा है, टाइप्स ऑफ स्पीसीज में वैरायटी है। एम्फीबियन सबसे ज्यादा वेस्टर्न घाट पर पाई जाती हैं, वेरिएशन है स्पीसीज के अंदर। उसके बाद तीसरा जो है वो है हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। थर्ड टाइप की डाइवर्सिटी कौन सी है बेटा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, इकोसिस्टम में अगर इकोलॉजिकली ज्योग्राफिकली अगर हम देखते हैं ना, तो भी बहुत सारे डाइवर्स रीजन पाए जाते हैं। इकोलॉजिकल ज्योग्राफिकली या फिर हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, उसके अंदर जो वेरिएशन पाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए इसकी मैं अगर बात करता हूं तो डेजर्ट है, डेजर्ट एक तरह के ज्योग्राफिकल एरिया है। वैसे ही रेन फॉरेस्ट है, ये एक अलग तरह का ज्योग्राफिकल एरिया, अलग तरह की स्पीसीज पाई जाती है यहाँ पर। माउंटेन्स है या फिर एक्वाटिक है। ये डाइवर्सिटी में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं अलग अलग तरह के रीजन में। तो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर आता है। तो तीन तरह की हमारी मेन डाइवर्सिटी है, जिसमें हमारा जेनेटिकल है, जीन के बेसिस पर जो वेरिएशन है। दूसरा हमारा स्पीसीज है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज क्या क्या डाइवर्सिटी पाई जाती है। तीसरा जो हमारा बेटा वो है इकोलॉजिकल, इकोसिस्टम में हमारी जो डाइवर्सिटी पाई जाती है। डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, ओशियन के अंदर एक्वाटिक अलग है। तो ये डाइवर्सिटी क्या है, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर, अगर मैं बात करूं कितनी स्पीसीज है हमारी अर्थ पर, कितने तरह की स्पीसीज एस्टिमेट की जा सकती हैं, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो टोटल जो बेटा 1.5 मिलियन डिस्क्राइब्ड स्पीसीज है। 1.5 क्या हमारे पास डिस्क्राइब्ड स्पीसीज है बेटा, 1.5 मिलियन स्पीसीज हैं जो डिस्क्राइब्ड है। 15 लाख स्पीसीज क्या है, डिस्क्राइब्ड। डिस्क्राइब्ड का मतलब है कि जिनके बारे में हमने स्टडी कर रखा है, जिनके सारा का सारा हमने उनकी फिजियोलॉजी, उनकी मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी सब कुछ स्टडी कर रखा है। किस तरह के ऑर्गेनिज्म है, क्या न्यूट्रिशन साइकिल चलता है उनका, किस तरह से रिप्रोडक्टिव साइकिल है, कौन कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में वो पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। अब ये तो स्पीसीज वो जो डिस्क्राइब, जैसे ह्यूमन एक डिस्क्राइब्ड स्पीसीज है, काऊ एक डिस्क्राइब्ड स्पीसीज है। वैसे ही एलिफेंट है, हॉर्स है,
टाइगर है, लायन है, ये डिस्क्राइब्ड स्पीसीज है। तो ये कितनी है बेटा? 1.5 मिलियन। अब एस्टिमेट भी होगा कुछ कि इतनी तो हमने डिस्क्राइब कर रखी, बहुत सारी अनडिस्क्राइब्ड स्पीसीज भी हैं, कुछ ना कुछ एस्टिमेट होगा कि 2 मिलियन हो सकती हैं, 10 मिलियन हो सकती है, 20 मिलियन हो सकती हैं। तो एस्टिमेट लगा रखा है बेटा 7 मिलियन का। ये एस्टिमेट स्पीसीज है। एस्टिमेट स्पीसीज जो हमारी अर्थ पर है वो कितनी है? 7 मिलियन। ये ऐसे ही तुक्का मार रखा बेटा कि तुक्का मार रखा है, 7 मिलियन का तुक्का मार दिया, 7 मिलियन स्पीसीज होंगी। ये अच्छे तरीके से स्टडी करके बता रखा है कि 7 बिलियन स्पीसीज हैं। एक स्पेसिफिक एरिया में डिस्कवरी की, फिर उससे ज्यादा एरिया लिया, कितनी नई स्पीसीज और मिल सकती हैं, फिर एक और ज्योग्राफिकल एरिया लिया। तो इस तरह से स्टडी करके एस्टिमेट लगा रखा है कि टोटल अर्थ पे इतनी स्पीसीज हो सकती हैं। ये रॉबर्ट मे ने लगाया था बेटा। ये एस्टिमेट किसका था? रॉबर्ट मे का एस्टिमेट था ये 7 मिलियन स्पीसीज का। तो ये तो हम बेटा टोटल स्पीसीज कितनी डिस्क्राइब्ड है और कितनी नॉन डिस्क्राइब्ड स्पीसीज हैं हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर मैं बात करूं बेटा इंडिया में, इंडिया के अंदर इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है ना, अगर हम देखें टोटल अर्थ पे इक्वेटर के पास कुछ यहां पर हमारा इंडिया पाया जाता है। इस ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर हमारा इंडिया है। तो इसके अंदर अगर लैंड की बात करें तो 2.4% जमीन हमारे पास। जितनी भी धरती है ना बेटा, टोटल जो अर्थ है अलग अलग कंट्रीज की, तो हमारी कंट्री कितना लाई करती है? 2.4% पर हमारा इंडिया है। लेकिन अगर डाइवर्सिटी की बात करें, डाइवर्सिटी की बात करें तो 8.1% डाइवर्सिटी बेटा हमारे पास। एरिया के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है, एरिया तो बस टोटल अर्थ का 2.4 ही है, और डाइवर्सिटी टाइप्स ऑफ स्पीसीज जेनस यहां पर बहुत ज्यादा है। 8.1 डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में। तो डाइवर्सिटी ज्यादा है। स्पीसीज को देखें, अगर प्लांट्स को देखें हम, तो हमारे इंडिया में टोटल 1 लाख प्लांट है बेटा। प्लांट्स की स्पीसीज, और ये डिस्क्राइब्ड की बात कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं है तुक्का मार रहे हैं, ये टोटल एस्टिमेटेड है, ये नहीं है तुक्के वाली नहीं है, ये डिस्क्राइब्ड स्पीसीज की है। लगभग 1 लाख स्पीसीज डिस्क्राइब्ड है। एनिमल्स की अगर मैं बात करूं 3 लाख के आसपास एनिमल्स हैं डिस्क्राइब्ड। अब आप सोचेंगे बेटा 4 लाख तो हमारे पास ही हो गए, 1.5 मिलियन में से 0.4 मिलियन जो है वो हमारे इंडिया में ही हो गई स्पीसीज, डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। अब कुछ कॉमन भी तो होते हैं ना, जैसे दूसरे देश में देखें काऊ यहाँ, काऊ वहां पर भी मिलेगी, तो ये कॉमन स्पीसीज भी हैं बहुत सारी। तो इसमें कॉमन स्पीसीज भी आती हैं, दूसरी कंट्रीज में भी मिलेंगी बहुत सारे जो स्पीसीज यहाँ पर है। लेकिन ये यहाँ का इंडिया का है डाटा, अपने डायरेक्ट याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है इससे क्वेश्चन। उसके बाद अगर डाटा हम देखते हैं, और भी बहुत सारे डाटा गिवन है बेटा आपके एनसीईआरटी के अंदर। जैसे लेटिट्यूडनल अगर हम ग्रेडियंट देखते हैं, पैटर्न देखे बायोडाइवर्सिटी के, तो पैटर्न के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी को हमने 2 तरीके से स्टडी करना है। सबसे पहला कौन सा? लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट, LA, लेटिट्यूडनल LG, लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट को कैसे स्टडी करेंगे? जैसे ये हमारी अर्थ है, तो यहाँ है इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर की तरफ चलते जाएंगे तो इस तरह से अलग अलग डिग्री आती है बेटा। हमारा जो इक्वेटर है वो कितना है? 0 डिग्री के ऊपर है, 0 डिग्री है ये, 0 डिग्री है। अगर इस 0 डिग्री से इस तरफ नॉर्थ है बेटा, इस तरफ साउथ है, 23.5 नॉर्थ की तरफ चलते हैं और 23.5 साउथ की तरफ चलते हैं, तो ये जो रीजन बचेगा ना, ये जो बीच का जो रीजन है बेटा, ये वाला रीजन, इसको ट्रॉपिक रीजन बोलते हैं। ये ट्रॉपिक रीजन है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। फिर और उससे ऊपर चले जाएंगे तो ये वाला जो रीजन बचेगा ना हमारा, ये वाला रीजन,
इसको बोलते हैं बेटा हम टेम्परेट जोन, ये भी टेम्परेट है। लास्ट वाला ये इक्वेटर का बच जाएगा, ये इक्वेटर का है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ, सॉरी इक्वेटर, पोलर रीजन बच जाएगा, ये पोलर रीजन है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं ना, पोल्स की तरफ जाएंगे तो डाइवर्सिटी कम होती जाती है। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ, इक्वेटर के पास में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ, सॉरी पोल की तरफ जाते हैं तो हमारी जो डाइवर्सिटी है ना वो मिनिमाइज होती जाती है। अगर मैं देखो बेटा इक्वेटर के पास जो बर्ड्स की स्पीसीज है ना, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के पास लगभग 1300 बर्ड्स की स्पीसीज है। 0 डिग्री के ऊपर है बेटा, ये 0 डिग्री की बात कर रहा है। इससे ऊपर अगर जाते हैं हम 45 डिग्री के आसपास चले जाएं, जैसे यहां से 23 है और कुछ यहां पर 45 नॉर्थ की तरफ जाते हैं ना, 45 नॉर्थ, तो यहां पर 105 स्पीसीज बर्ड्स के हैं बेटा। तो ये जो डाटा आपका एनसीईआरटी में गिवन है, 105 बर्ड्स की स्पीसीज मिलती है यहाँ पर। और वापस और ज्यादा अगर हम बेटा इस पर ऊपर की तरफ चलते हैं तो डाटा गिवन है 71 डिग्री का, 71 डिग्री नॉर्थ पर यहाँ पर 45 बर्ड्स की स्पीसीज है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो जो डाटा है स्पीसीज का वो कम होता हुआ जा रहा है। इसका मतलब इक्वेटर पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, विभिन्नता सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, इक्वेटर के ऊपर पाई जाती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं, ट्रॉपिक्स जो रीजन है लगभग 1200 टाइप्स के बर्ड्स की स्पीसीज है। ये ट्रॉपिक डाटा है कि ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट के अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी है। तो ये डाटा आपने डायरेक्ट याद करना बेटा। अमेज़न की अगर बात करें, अमेज़न के अंदर भी गिवन है डाटा आपका। अमेज़न जो रेन फॉरेस्ट है ना, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर अगर बात करें बेटा, यहाँ पर भी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। अमेज़न एक बार देख लेते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट है कहां पर। इक्वेटर जो है, इक्वेटर के आसपास ये जो रीजन है ना अमेज़न रेन फॉरेस्ट का है, जो साउथ अमेरिका की तरफ है, अफ्रीका के अंदर जो पाए जाते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है, यहाँ पर भी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है बेटा। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पर एक तो रिवर है, जैसे जो नील नदी है ना, हमारी धरती की सबसे बड़ी नदी जिसको हम बोलते हैं, वो यहीं से है। और हमारे अर्थ के लंग्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं अमेज़न फॉरेस्ट को। लंग्स ऑफ अर्थ, टोटल धरती पर जितने भी प्लांट्स है ना और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, 20% जो ऑक्सीजन है ना, धरती के टोटल ऑक्सीजन का 20% अकेले अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिलीज करते हैं। इतने ज्यादा फॉरेस्ट है वहां पर, इतने ज्यादा प्लांट्स है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है वहां पर। अगर प्लांट्स की मैं बात करूं तो लगभग लगभग 40,000 से ज्यादा टाइप्स के प्लांट है वहां पर। डिस्क्राइब्ड स्पीसीज, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है ना बेटा, वो सारा का सारा एक्सप्लोर्ड नहीं है, पूरा का पूरा रेन फॉरेस्ट एक्सप्लोर नहीं हुआ है। जैसे मान लो ये रेन फॉरेस्ट है तो इसमें कुछ रीजन है जहां तक हमने इसको एक्सप्लोर कर रखा है। अब भी जो डीप फॉरेस्ट है ना उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है, उसमें और भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेंगी, टाइप्स ऑफ स्पीसीज उसमें और भी ज्यादा है, लेकिन उसको अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। यहाँ पर अगर और बात करें बेटा हम 3000 के आसपास क्या है, मछलियों की वैरायटी पाई जाती है। 3000 के आसपास मछलियां हैं। लगभग 1300 के आसपास यहां पर बर्ड्स हैं। डाटा देखा 427 के आसपास यहां पर एम्फीबियन है बेटा। और इतने ही एस्टिमेटेड 427 के आसपास ये क्या है, मैमल्स पाए जाते हैं। ये डाइवर्सिटी, ये नॉन स्पीसीज का डाटा है कि इतने नॉन स्पीसीज हैं। अगर बात करें रेप्टाइल्स की, 372 के आसपास रेप्टाइल्स हैं। ये वर्टिब्रेट्स हैं, ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं, ये प्लांट्स हैं। बचे इनवर्टिब्रेट,
जिसमें इंसेक्ट बहुत सारे हैं। इनवर्टिब्रेट्स का डाटा है 1,25,000 के आसपास इनवर्टिब्रेट्स का डाटा है। तो ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट का डाटा है कि 20% ऑक्सीजन अकेले रिलीज करते हैं। लंग्स ऑफ अर्थ है, कितनी तरह की स्पीसीज है, लगभग हमारे पास 40,000 तरह की वहां पर प्लांट्स है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स है। 40,000 प्लांट नहीं है, टाइप्स ऑफ प्लांट है ये। 3,000 तरह की मछलियां, 1,300 तरह के बर्ड्स, लगभग 427 एम्फीबियन मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स 372 के आसपास हैं। और अगर बात करें हम इनवर्टिब्रेट्स अकेले 1,25,000 के आसपास हैं। तो ये लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है बेटा कि कितने ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पर। दूसरा अगर मैं बात करूं एरिया स्पीसीज रिलेशनशिप, एरिया स्पीसीज रिलेशनशिप, जैसे जैसे एरिया बढ़ता है ना, जैसे मान लो ये एरिया है, इस एरिया में हमें मिल गई 2 स्पीसीज, फिर हमने एक्सप्लोर कर दिया इतना एरिया, 3 इसके अंदर मिल गई, तो टोटल कितनी होगी इतने एरिया के अंदर? 5 स्पीसीज होगी। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो स्पीसीज का नंबर भी बढ़ेगा, चाहे एक नई स्पीसीज मिलो। अब हमने ये इतना एरिया एक्सप्लोर कर दिया, एक इसके अंदर मिल गई, तो टोटल स्पीसीज तो कितनी हो गई? 6। अब हमने ये एरिया और एक्सप्लोर कर दिया, 3 इसके अंदर मिल गई, तो कितनी हो जाएंगी बेटा? 9। तो जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाते हैं ना, तो नंबर ऑफ स्पीसीज भी ज्यादा मिलती जाती हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कि पूरी धरती पर जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा स्पीसीज मैक्सिमम मिलेंगी, ये एक टाइम पर जाकर लिमिटेड भी है, खत्म भी हो जाती हैं। तो इसका जो ग्राफ बनता है ऐसे ग्राफ बनेगा बेटा, कि इसको बोलते हैं सिग्मोइड करो। सिग्मोइड करो बनता है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है स्पीसीज जो है वो उनकी डाइवर्सिटी भी बढ़ती जाती है, कि एरिया बढ़ा स्पीसीज ज्यादा मिलेंगी, लेकिन एक लिमिट तक, एक लिमिट के बाद क्या है, ये हमारा जो ग्राफ है ये कांस्टेंट हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, कि इसके बाद और ज्यादा स्पीसीज हमारी अर्थ पर नहीं है, लिमिटेड है बेटा ये। तो इसको अगर हम देखें, इसको अगर हम देखते हैं बेटा, तो ये एक स्लोप बनाता है, स्ट्रेट लाइन स्लोप। स्ट्रेट लाइन जो कर्व होता है उसकी इक्वेशन आपको पता होगा, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। तो ये इक्वेशन बनती है बेटा हमारी एरिया स्पीसीज रिलेशनशिप की, जहां पर जो s है ना वो स्पीसीज रिचनेस है, c की अगर बात करें, c जो है बेटा इसके अंदर ये y इंटरसेप्ट है, स्ट्रेट लाइन स्लोप जो है ना बेटा उसको, z जो इसके अंदर z स्लोप लाइन है, और a इसके अंदर क्या है, एरिया, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन कर्व की इक्वेशन है बेटा, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना हमारी कर्व की उसकी इक्वेशन है ये स्लोप लाइन की, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, एरिया स्पीसीज रिलेशनशिप की इक्वेशन बनती है बेटा। नेक्स्ट देखें अगर इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमारी बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदे हैं। इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, फूड चेन है, फूड चेन चलती है बायोडाइवर्सिटी की वजह से। बायोडाइवर्सिटी में प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेकर ट्रॉपिकल लेवल, हायर ट्रॉपिकल लेवल तक जो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है ना वो किससे होता है, हमारे फूड चेन से ही होता है। कि प्राइमरी प्रोड्यूसर को भी अगर हमने एलिमिनेट कर दिया तो ऊपर वाली स्पीसीज गड़बड़ा जाएंगी, उनके पास न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, मिनरल्स की कमी हो जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलेगा। तो बायोडाइवर्सिटी के ये इंपॉर्टेंस है कि फूड चेन चलाते हैं। दूसरा इकोनॉमिकल भी है, इकोनॉमिकल जो प्रोडक्ट है, जैसे एग्जांपल के लिए बात करें फ्रूट्स मिलते हैं, लाइव स्टॉक जैसे फायरवुड मिलती है, मेडिसिन मिलती है बेटा, ये सारी चीजें मिलती हैं। उनके अलावा
जैसे मिल्क फॉर्मेशन है, मिल्क प्रोडक्ट है, या एंटीबायोटिक है, मेडिसिन के अंदर आ गई ये बहुत सारी चीजें मिलती है हमें। तो इकोनॉमिकल यूज भी है हमारा बायोडाइवर्सिटी का। इसके अलावा ये हमारी इकोसिस्टम अर्थ पर स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। अगर एक भी ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट हो गया तो उसके बाद सारे के सारे उस पर डिपेंडेंट वाले वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन, जिसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस है। लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कोज। बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे होता है और क्या क्या कारण है? बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है बेटा जब ह्यूमन नीड ग्रीड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है ना, तब लॉस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है ह्यूमन एक्टिविटीज। जब हमारी नीड को हमने ग्रीड में कन्वर्ट कर दिया तब जाकर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। जैसे जितनी जरूरत होती है ना उससे ज्यादा किसी चीज को एक्सप्लोर कर देंगे, ओवर एक्सप्लोइटेशन से स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। तो कोई भी स्पेसिफिक स्पीसीज अगर एलिमिनेट हो गई ना तो उससे हमारी अर्थ पर बहुत सारे नुकसान होते हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। सारे के सारे लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रीजन है बेटा, कोजेस है। उसके जो प्रभाव है बेटा ये क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या कंसिक्वेंसेस हैं। अगर मैं बात करूं कारण की, बायोडाइवर्सिटी के लॉस का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कारण है ना वो है बेटा हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस होता है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। जैसे मान लिया एग्जांपल के लिए ये एक रेन फॉरेस्ट है, यहां से हमने एक यहां से एक हाईवे निकाल दिया, एक यहां से निकाल दिया, ट्रेन निकाल दी, बस के लिए रोड निकाल दिया, कोई भी चीज लगा लो। तो अब जो एरिया था ना उसके छोटे छोटे क्या हो गई, फ्रेगमेंट हो गई। तो फ्रेगमेंट की वजह से क्या है, स्पीसीज का लॉस होगा। लॉस कैसे होगा, जैसे मान लो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म बचे हैं ना, ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पर फूड रिसोर्सेज था इनके लिए जिस पर ये डिपेंड थे, लेकिन अब एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब ये इधर रह गए और ये इधर रह गए। मान लो ये इसके ऊपर डिपेंड थे और ये इसके ऊपर डिपेंड थे, तो अब ये भी एलिमिनेट होंगे और साथ में ये भी एलिमिनेट होंगे। वैसे ही कुछ यहाँ पर है, इन पर डिपेंड है, मान लो ये है, ये इन पर डिपेंड है। हमारे इकोसिस्टम में यही चलता है बेटा, कम्युनिटी इसी को बोलते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है। तो एरिया अगर हमने हैबिटेट उनका लॉस कर दिया तो फ्रेगमेंटेशन जिससे अगर हो गई, एरिया लॉस, ये इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं बेटा। एरिया लॉस कर दिया, फ्रेगमेंटेशन हो गई। तो जो एंडेमिक स्पीसीज हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। उनका जो नेटिव हैबिटेट है ना, नेचुरल हैबिटेट है, वो खत्म हो जाता है, जिससे वो एलिमिनेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, एक्सटिंक्शन आ जाता। दूसरी अगर बात करें हैबिटेट लॉस के बाद, वो है बेटा ओवर एक्सप्लोटेशन। ओवर एक्सप्लोइटेशन ये वाला, जब नीड हमारी ग्रिड में कन्वर्ट हो जाती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमने इतना ज्यादा एक्सप्लोइट कर दिया कि वो एक्सटिंक्ट ही हो गया। जैसे पीछे हमने सुनने को मिलता था ना, राइनोज खत्म हो गए, राइनोसोर्स जो थे वो खत्म हो गए, क्योंकि जो उनके जो सींग थे ना, एक सींग वाला जो गेंडा जिसको हम बोलते हैं बेटा, वो एलिमिनेट हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। एक या दो ही बचा हमारी अर्थ पे, क्योंकि उसके पास जो सींग होता था ना, वो मेडिसिन में या परफ्यूम में कई जगह पर यूज होता था, कॉमर्शियली इकोनॉमिकल वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा थी। तो उसके लिए हमने उनके सींग को काटने के लिए उनको शिकार करना स्टार्ट कर दिया, उनके सींग को काट कर उनकी तस्करी करते थे, बेचते थे, जिससे वो ओवर एक्सप्लॉइट हो गए, खत्म हो गए, धीरे धीरे एलिमिनेट हो गए। वैसे ही हाथी के जो दांत होते हैं उनके लिए हम उनको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, उनको भी एलिमिनेट करते जा रहे हैं। तो उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उनके सींगों को काट दिया, उनके दांतों को काट दिया, ताकि उनको ओवर एक्सप्लोइटेशन उनकी ना हो, वो एक्सटिंक्ट होने से बचे रहे। तो ये ओवर एक्सप्लोइटेशन है। या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हमें मिलता है तो उसको एक्सप्लोइट कर दिया। जैसे
कोबरा है या फिर दूसरे स्नेक हैं, उनके स्नेक पॉइजन का इस्तेमाल किया जाता है। पीछे आपने एक दो न्यूज सुनी भी होंगी। तो ये क्या है, ये ओवर एक्सप्लोइटेशन है। जब नीड को हमने ग्रीड में कन्वर्ट कर लिया तो उनको एक्सप्लोइट करना स्टार्ट कर दिया। तीसरा अगर मैं बात करूं, एलियन स्पीसीज है। एलियन स्पीसीज इन्वेशन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन का मतलब क्या है, जैसे इसी को ले लेते हैं, यहाँ पर एक पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ स्पीसीज रहती हैं, यहां से निकालकर हमने कुछ स्पीसीज को यहां डाल दिया। नेटिव हैबिटेट उनका यहाँ था लेकिन उनको उठाकर हमने यहाँ डाल दिया। तो अब उससे होगा क्या, ये किसी दूसरे नेटिव एरिया से यहाँ पर आए, किसी दूसरे हैबिटेट से यहाँ पर आए हैं, तो इनको बोलते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेशन। अब इसमें नुकसान क्या है, या तो ये एक्सप्लोड हो जाएगी, ये आते ही यहाँ पर खत्म हो जाएगी, या फिर ये आने की वजह से किसी दूसरी को स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर देगी। किसी भी दूसरी स्पीसीज की वजह से जो एक्सटिंक्शन होता है, एग्जाम्पल इसका बेटा विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक के अंदर एग्जाम्पल आता, हमने यहां पर नील पर्च एक फिश है बेटा, इसको यहां पर हमने इसके अंदर जो विक्टोरिया लेक है ना, इस विक्टोरिया लेक के अंदर इसको हमने यहाँ पर लेकर आए थे, हम इसको नील पर्च को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसकी वजह से इस विक्टोरिया लेक के अंदर जो यहाँ की नेटिव फिश थी ना, लगभग 200 नेटिव स्पीसीज खत्म हो गई। नेटिव जो फिश थी ना, चिचिल्ड फिश, वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। इसको बोलते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेशन के, इनके आने की वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गई, या वो खुद एक्सटिंक्ट हो जाए, वो भी एलियन स्पीसीज इन्वेशन है कि दूसरी स्पीसीज ने उसको एलिमिनेट कर दिया उसके नेटिव एरिया के अंदर। इसका एक और एग्जांपल आता, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, हमारे इंडिया के अंदर वाटर हिसिंथ है। वाटर हिसिंथ एक वीड है बेटा, इसको इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी वजह से बहुत सारी एक्वाटिक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। एक और वीड आता पार्थेनियम, इसकी वजह से भी बहुत सारी स्पीसीज एलिमिनेट होगी, एक्सटिंक्ट हो गई। ये भी एक टाइप्स ऑफ वीड है जिससे बहुत सारी जो नेटिव क्रॉप्स थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। और अगर मैं इसका एग्जांपल लूं एलियन स्पीसीज इन्वेजन का, एक आता बेटा गैलापागोस आइसलैंड का। यहां पर जो नेटिव थे ना टोर्टोइज, यहाँ के जो नेटिव टोर्टोइज थे ना, जैसे ही यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी हुई तो इन ह्यूमन की वजह से यहाँ पर हम क्या लेकर चले गए अपने साथ में, गोट, बकरी को, और बकरी ने वहां की सारी जो ग्रास थी ना उसको एक्सप्लोइट कर दिया, उसको खत्म कर दिया खाकर, तो जिसकी वजह से वहां के जो नेटिव टोर्टोइज थे ना वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये क्या है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन के अंदर आता है। इसके अलावा एक और आता बेटा को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब है कोई भी एक पैरासाइट है जो अपने होस्ट पर डिपेंड है, अगर होस्ट मर गया तो पैरासाइट भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं बेटा को एक्सटिंक्शन। कि डिपेंड वाली स्पीसीज जो है ना वो खत्म हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें इसका एग्जांपल है बेटा, जैसे बम्बल बीज जो है ना वो डायरेक्टली डिपेंड होती हैं वास्प प्लांट्स के ऊपर, तो अगर एक एक्सटिंक्ट होगा तो दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इस तरह की एक्सटिंक्शन को बोलते हैं को एक्सटिंक्शन, कि डिपेंडेंट वाली स्पीसीज भी एक्सप्लोइट हो जाती है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इसका है बेटा हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कि बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस तो पढ़ लिए, अब उसको कंजर्व भी करना है, क्यों और कैसे, हाउ एंड व्हाई। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत जरूरी है, कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी का, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से हमें बहुत सारे इकोनॉमिकल यूजेज भी है, फूड चेन भी चलती है हमारी अर्थ पर, जो मेंटेनेंस है, जो अर्थ पर स्टेबिलिटी है ना वो मेंटेन रहती है। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी को हमने प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना है। बायोडाइवर्सिटी को क्यों प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इकोनॉमिकल फायदे हैं, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके लिए तीन मेन जो है ना टर्म्स आती हैं, जिसमें यूटिलिटेरियंस है,
विचारधाराएं आती, 3 मेन विचारधारा हमने पढ़नी है बेटा। यूटिलिटेरियंस को स्टडी करना है कि 3 तरह के तरीके हैं, 3 तरह की विचारधाराएं हैं जिनसे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहला आता नैरो यूटिलिटेरियन, दूसरा इसके अंदर आता है बेटा ब्रॉडली, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, और तीसरा आता बेटा एथिकल। एथिकल यूटिलिटेरियंस। नैरोली यूटिलिटेरियंस के अंदर क्या है, जिनकी ऐसी संकीर्ण सोच है कि हमने इकोसिस्टम को बचाना चाहिए क्योंकि उनसे हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है, मेडिसिन मिलती है। जो इकोनॉमिकल वैल्यू वाली चीजों को बचाने के उसमें है, हक में है कि क्योंकि हमें इनसे फूड मिलता है, इनको बचाओ, क्योंकि इनसे हमें बहुत सारी दवाइयां मिलती हैं, इसलिए हमने इनको बचा लेना चाहिए। ऐसी जो विचारधारा है वो नैरोली यूटिलिटेरियन है। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, इसलिए हमने इनको बचाना चाहिए। साथ में ये हमें फूड देते हैं, मेडिसिन देते हैं और फायरवुड भी मिलती हैं। ये ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सारी चीजें ब्रॉडली यूटिलिटेरियन के अंदर आ गई, जिनमें व्यापक सोच के वाले हम इसको कह सकते हैं, व्यापक विचारधारा कि हमने हमारी बायोडाइवर्सिटी से बहुत सारे फायदे हैं, इसके बिना फूड चेन ही डिस्टर्ब हो जाएगी, इसके बिना जो स्टेबिलिटी है हमारी अर्थ पर वो सस्टेन नहीं रहेगी। तो बहुत सारे इसके इकोनॉमिकल फायदे हैं, उनके साथ साथ में इसके हमारे लिए हमारी अर्थ पर और भी बेनिफिट्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग तक को कंट्रोल करते हैं ये। तो बायोडाइवर्सिटी को हमने कंजर्व करना चाहिए। तीसरे नंबर पर आते हैं बेटा हमारे इथिकल। इथिकल जिसमें हमारे धार्मिक विचारधाराएं भी आ जाएंगी कि लाइफ जो है वो सभी की बराबर है, इसलिए हमें उनको बचाना चाहिए। सभी को जीने का हक है, जितना बराबर हमारा इस धरती पर हक है, बाकी पूरी बायोडाइवर्सिटी का भी उतना ही हक है। सभी ऑर्गेनिजम्स का बराबर कंट्रीब्यूशन है कि हमारी अर्थ में जो इकोसिस्टम जो चला हुआ हमारा, उसको सस्टेन रखने के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए सभी का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। एक भी स्पीशीज बीच से एलिमिनेट होगी तो बहुत गहरा फर्क पड़ेगा। उनको भी जीने का हक है जैसे हमें जीने का हक है, जैसे अर्थ हमारी है तो उनकी भी है, इसीलिए सभी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो इथिकल के अंदर आ जाएंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से हम उसको सता नहीं सकते, हम उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, उसको ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो इथिकल के अंदर आ जाएंगे। तो ये तरीके हैं बेटा कि बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें कि कैसे बचाना चाहिए, हाउ कैसे बचाना चाहिए, 2 मेन तरीके हैं बेटा कंजर्वेशन के। पहला है इन सिटू कंजर्वेशन, दूसरा तरीका बेटा एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है बेटा ऑन साइट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको उनके नेटिव प्लेस में बचाया जाए, जहां पर वो एग्जिस्ट करते हैं वहीं पर उनको हमने प्रोटेक्शन देना है। उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन, उस तरह के कंजर्वेशन को बोलते हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, इन सिटू में बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी में जैसे बायोस्फीयर बनाए जाते हैं, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, सेंचुरी बनाई जाती है, ये सारे के सारे क्या हैं, व्यापक तौर पर उनको प्रोटेक्शन करना है। इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर हम पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। एक स्पेशल एरिया हमने निर्धारित कर लिया और उस एरिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे वो इंसेक्ट है, सभी को एक साथ प्रोटेक्शन दे दिया उनके नेचुरल, उनके नेटिव हैबिटेट के अंदर। वो इन सिटू कंजर्वेशन है। एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब बेटा ऑफ साइट, ऐसा कंजर्वेशन जिसमें हमने उनको रिप्लेस कर दिया किसी अदर प्लेस के ऊपर,
ऐसा प्लेस जो उनका नेटिव नहीं था, लेकिन वहां से एक स्पेसिफिक स्पीसीज को उठाया जिसको बहुत ज्यादा खतरा था, और किसी एक अलग हैबिटेट में, नेचुरल हैबिटेट क्रिएट करके उसका, उसके अंदर उसको हमने छोड़ दिया वहां पे। जैसे टाइगर सेंचुरी बनाई जाती है, जैसे जू होती है, जूलॉजिकल पार्क है, या फिर बोटनिकल गार्डन है, ये सारे के सारे प्रिजर्व कंजर्व करने के मेथड है ऑफ साइट, कि हमने ऑर्गेनिजम्स को उठाया और ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां पर उनको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दिया जा सके। एक्सिटू कंजर्वेशन जो होता है, ये कब प्रोवाइड किया जाता है? जब स्पीसीज एंडेंजर्ड होती हैं, जो स्पीसीज खतरे में होती है ना, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको स्पेसिफिक मेडिकल केयर दी जा सके, स्पेशल मेडिकल केयर दी जा सके, उनको एक स्पेसिफिक एरिया में रखा जाता है। एग्जांपल्स इसके क्या है बेटा? जैसे जू है, जूलॉजिकल पार्क है, बोटनिकल गार्डन है, बोटनिकल गार्डन है, ये सारे के सारे क्या है इसके एग्जांपल है बेटा। इनको प्रिजर्व करना, हमने हर्बेरियम्स होते हैं तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक लोकेशन पर रखा जाता है, स्पेशल मेडिकल केयर दी जाती है, स्पेशल फूड दिया जाता है, एक नेटिव हैबिटेट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। इसमें थोड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर कुछ ऑर्गेनिजम्स को, स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है जो एलिमिनेशन के नजदीक लगे हुए होते हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है बेटा इसमें। अगर बात करें हम, जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसने एक रेड डाटा बुक दी थी बेटा, 2004 का कुछ डाटा गिवन है उसके अंदर, जिसके अंदर लास्ट 500 साल के अंदर जो एक्सटिंक्शन हुए ना, लास्ट 500 साल में जो भी एक्सटिंक्शन हुए हैं उनको उन्होंने डिफाइन किया है वहां पर, जिसके अंदर बेटा लगभग 2000 नेटिव बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जो सबसे बड़ा डाटा है बर्ड्स एक्सटिंक्शन का। उसके अलावा अगर बात करें बेटा, लगभग 784 स्पीसीज ऐसी हैं, ये एंडेंजर्ड है, सॉरी, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, 2000 नेटिव स्पीसीज है बर्ड्स की जो एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं, जो खत्म होने के कगार पर है। कुछ एक्सटिंक्ट हो गया वो डाटा भी है, 784 के आसपास स्पीसीज है, एस्टिमेटेड 784 स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिनके अंदर अलग अलग जो डाटा गिवन है बेटा, इसमें 338 के आसपास वर्टिब्रेट्स हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम जो है ना मैमल्स ही हैं, मैमल्स सबसे ज्यादा है। 354 के आसपास जो है बेटा इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स भी कितने हैं? 354 के आसपास। अगर बात करें प्लांट्स की बेटा, तो प्लांट्स हैं 87 प्लांट्स। तो ये डाटा गिवन है जो एक्सटिंक्शन का है, लास्ट 500 ईयर्स का है। इसको बोलते हैं बेटा सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। आज से पहले हमारी अर्थ पर 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, जो ये छठा है। इसकी जो स्पीड है 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है। जो पहले 5 मास एक्सटिंक्शन थे उनसे 100 से 1000 गुना तेज है ये मास एक्सटिंक्शन की स्पीड। और इसके लिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वुमेन्स एक्टिविटी, वुमेन एंड वुमेन्स एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन के लिए, जिसमें बहुत सारी फैक्ट्रियां हम लगाते हैं, एक्सप्लोटेशन, ओवर एक्सप्लोटेशन करते हैं, हैबिटेट छीन लेते हैं, एलियन स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ये सारे के सारे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एक्सटिंक्शन चल रहे हैं। ये एक्सटिंक्शंस हैं जिनके अंदर टाइगर की जो बाली स्पीसीज है, जावन स्पीसीज है, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। टाइगर की जो स्पीसीज है ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। बर्ड्स में अगर बात करें, जैसे डोडो है जो हमारा हिंद महासागर है उसके अंदर पाया जाने वाला एक काफी सुंदर बर्ड था बेटा, ये बत्तख थी कि
डोडो डक थी, पिंक हेड था उसका, तो वो भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इसके। तो ये था बेटा आज का हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब हमारी बायोलॉजी का वन शॉट कंप्लीट हो चुका है, 12th क्लास का पूरा आपका जो वन शॉट का जो वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। ये रिवीजन के लिए है बेटा, कि एक तरीके से हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म में क्विक रिवीजन ले सकते हैं, कंसेप्चुअल तरीके से ये कंप्लीट हमारा रिवीजन रहा है। अब हम नीट के रिगार्डिंग डीपली कंटेंट लेकर आएंगे, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो उनसे रिलेटेड कंसेप्ट, एक एक टॉपिक को उठाकर हम डीपली स्टडी करेंगे। तो उस सीरीज को देखना बिल्कुल ना भूलें अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग भी हम बनाने वाले हैं, और साथ में बोर्ड के रिगार्डिंग तो रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन हमारा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।